साथ ही में हम यहाँ पर यूना को देखते हैं जो कि धीरे धीरे यहाँ पर होश में आती है। और होश में आती अपने आप को मिरर में देखकर वो शॉक रह जाती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू यूना यहाँ पर वो कब की मर चुकी थी। तो आखिर अब वो कहाँ पर है? फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूना शैन फैमिली से बिलोंग किया करती थी, लेकिन अचानक से एक दिन शैन फैमिली की रियल डॉटर उनके घर वापस आ जाती है। जिस तरह से शैन फैमिली चाहती थी कि अब यूना भी अपने खुद के घर चली जाए, तो वो लोगों ने यूना की फैमिली को ढूंढना शुरू कर दिया। और फाइनली यहाँ पर उन्हें यूना की रियल फैमिली मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने यूना को जबरदस्ती अपनी खुद की फैमिली के पास भेज दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा पुअर होती है। एंड यूना उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर वो अपनी जान भी देने के लिए रेडी थी। लेकिन तभी यहाँ पर शैन फैमिली ने उसे वापस से घर बुला लिया, बिकॉज उन्हें पता था अगर यूना खुदकुशी करती है तो फिर यहाँ पर उनके फैमिली रेपुटेशन पर ढेर सारे सवाल उठेंगे। इस तरह से वो लोगों ने डर के मारे उसे घर पर बुला लिया था। लेकिन उसके ठीक 1 मंथ बाद उन्होंने यहाँ पर किडनैपर को हायर किया था, जिसने आकर यहाँ पर यूना की जान ले ली थी, जिससे यहाँ पर शैन फैमिली का नाम भी खराब नहीं होगा और यहाँ पे वो सिर्फ एक डॉटर के साथ रह सकती हैं। एंड हम यहाँ पर यूना को देखते हैं जो कि जोर से चिल्ला रही थी कि आखिर यहाँ पर वो कैसी मुसीबत में फंस चुकी है। इतनी यहाँ पर उसकी रियल मम्मा चाहती है। एंड आंटी यहाँ पर आकर उसे कहते कि देखो, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर शैन फैमिली में वापस जाना है और इसलिए हम यहाँ पर तुम्हें रोकने भी नहीं वाले हैं। यूना यहाँ पर कहती कि नहीं मॉम, मैं उस फैमिली में वापस नहीं जाना चाहती हूँ। और आंटी यहाँ पर उसे हक करते हुए रोने लग जाती, बिकॉज तब से लेकर अब तक उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर यूना के मुंह से मॉम वाला शब्द सुना था। तभी यहाँ पर यूना को समझ आता है कि आखिर उसने कितनी सारी गलतियाँ की है। उसने यहाँ पर अपनी मम्मा को नेगलेक्ट किया, जिस तरह से उसकी मम्मा डिप्रेशन में चली गई थी एंड उनकी डेथ हो गई थी। पर दूसरे यहाँ पर यूना के 3 भाई होते हैं, जहाँ पर पहला भाई का एक्सीडेंट हुआ था और उस वजह से वो डिसेबल्ड पर्सन बन गया था। वही दूसरा भाई जो था उसे लोग यहाँ पर अक्सर बुले किया करते थे। और तीसरे भाई का तो एकदम रियल हार्ट ब्रेक हुआ था, जहाँ पर उसका तो लव से भरोसा उठ ही चुका है। तो वहाँ पर उसका थर्ड ब्रदर ली आ जाता है, जाते यहाँ पर यूना को अपनी मम्मा से दूर करता है एंड कहता है कि तुम भी उसी फैमिली में जाना चाहती हो ना, ठीक है, मैं अभी जाकर यहाँ पर तुम्हें उस फैमिली वालों के पास छोड़ कर आ जाता हूँ। और वैसे जबरदस्ती लेकर जाने लगता है। तब यहाँ पर आंटी ली को रोकने लगती है एंड कहती कि यूना अब उस घर पर नहीं जाना चाहती है। ली कहने लगे थे कि बस मामा, जरूर यहाँ पर इस लड़की की कोई नई चाल होगी, हमें इसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यूना कहते कि पहली बात, मुझे बार बार यहाँ पर शैन फैमिली की बेटी बुलाना बंद करो, मैं उनकी रियल बेटी नहीं हूँ और ऐसे भी अब से मैं सिर्फ यहीं पर रहना चाहती हूँ। ये बात सुनकर ली हैरान होता है एंड आंटी खुश। यूना यहाँ पर आंटी को कुक करने के लिए बोलती है, ये कहती है कि मैंने कभी आपके हाथों का खाना अच्छे से टेस्ट किया ही नहीं है, और आंटी खुशी खुश चली जाती है कुकिंग करने के लिए। बाद में यहाँ पर लिए चला जाता है यूना को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। उस समय यहाँ पर यूना खुशी खुशी जा रही थी अपनी एक न्यू स्टार्ट के लिए, और यहाँ पर उसे उसकी क्लासमेट्स मिल जाती है, जो मिलते ही यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लग खुशी जा रही थी अपनी एक न्यू स्टार्ट के लिए, और यहाँ पर उसे उसकी क्लासमेट्स मिल जाती है, जो मिलते ही यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लगती है। एंड यहाँ पर वो लोग यूना को एक सब्स्टिट्यूट बुला रही थी शैन फैमिली की बेटी के लिए। यूना को यहाँ पर पता था कि ये सब कुछ वो लोग यहाँ पर जानबूझकर कर रहे हैं, पर वो उन्हें कहती कोई बात नहीं, मुझे एटलीस्ट आप मेरे रियल पेरेंट्स से मिले, न कि तुम्हारी तरह जो कि अभी भी किसी मिस्ट्रेस के साथ में रह रहे हो। ये सुनते ही यहाँ पर से क्लासमेट्स को गुस्सा आ जाता है, और वही दूसरा यहाँ पर होती है डेजी, जो कि शैन फैमिली की रियल डॉटर थी। यहाँ पर वो आ जाती है ऐसे कि जैसे वो यूना की बहुत केयर करती हो। वो आकर यहाँ पर यूना से कहने लगती कि अरे तुम ठीक तो हो ना, मैंने सुना कि कल तुमने यहाँ पर अपने आप की जान देने की कोशिश की थी, बिकॉज तुम यहाँ पर शैन फैमिली में वापस जाना चाहती हो। ये बात सुनते ही यहाँ पर सभी के सभी क्लासमेट्स यूना को जज करने लग जाते कि आखिर ये लड़की कितनी गिरी हुई है, उस अमीर फैमिली में जाने के लिए ये तो कुछ भी कर सकती है। यूना को पता था कि एक रियलिटी है जिससे वो नहीं बदल सकती। तो फिर यहाँ पर वो डेजी से कहने लगती है कि ये सारी बातें छोड़ो, ये जो तुमने ड्रेस फिलहाल पहनी है वो तुम्हें फेंक कर आ गई थी। इतनी अमीर फैमिली में जाने के बाद भी लगता है यहाँ पर मेरे एक्स पेरेंट्स ने तुम्हें कपड़े दिलाए नहीं है, वही कपड़े उठाकर बस दे दिए। और ये ब्रॉच तुमने कितना गलत पहना है, इसे यहाँ पर नहीं पहनते, यहाँ पर पहनते। देखो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, माना कि तुम 10 सालों से यहाँ पर एकदम स्लम एरिया में रहती आ रही थी, लेकिन अब तुम यहाँ पर एक रिच फैमिली में जा चुकी हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर कुछ ना समझे तो मुझे पूछ लेना। ऐसे में तुम्हें इतनी अमीरों की आदत कहाँ होगी, और तुम्हें कहाँ ही कोई चीज पता होगी। एंड यू ना यहाँ पर उसकी बेइज्जती करते हुए वहां से चली जाती है।
जहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आता है कि आखिर उसे मेरी 10 साल वाली स्लम लाइफ के बारे में कैसे पता है, और वो गुस्से में उस ब्रश को निकाल कर फेंक देती है। दूर से यहाँ पर क्लास डिसमिस हो जाती है जहाँ पर सभी लोग जाने लगते हैं। एंड डेज़ी यहाँ पर अपने बैग में अपना कीमती नेकलेस ढूंढ रही थी जो कि उसे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। और तो यहाँ पर बाद में उसकी फ्रेंड आकर उसकी हेल्प करने लग जाती है जहाँ पर उसे भी वो नेकलेस नहीं मिलता। फिर उसे याद आता है कि एक लेक्चर में सभी के सभी लोग बाहर गए थे, बस यूना ही यहाँ पर क्लास के अंदर थी। तो वो यहाँ पर यूना के ऊपर डाउट करने लगती है और उसे वो नेकलेस निकाल कर देने के लिए कहती है। डेज़ी बोलती कि माना कि तुम्हें यहाँ पे मेरी चीज़ें पसंद है, लेकिन तुम मांग लो, इस तरीके से चुराओ मत, ये बहुत बुरी आदत है। यूना यहाँ पर हंसने लगती है, कहती कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि वो तुम्हारा घुमा हुआ टूटा हुआ नेकलेस मेरे पास में है। डेज़ी की फ्रेंड यहाँ पर यूना को वार्निंग दे रही थी कि देखो, सीधे सीधे उस नेकलेस को निकाल कर यहाँ पर डेज़ी को वापस कर दो, और अगर नहीं करोगी तो हम यहाँ पर जाकर टीचर को सारी बातें बता देंगे। यूना बोलते कि अभी तक तुम टीचर को बताना चाहती हो, आखिर हम कोई बच्चे नहीं है जो कि जाकर टीचर से कंप्लेन करे, ये एक सीरियस मैटर है, हमें तो यहाँ पर पुलिस को कॉल करना चाहिए। और ये सुनते यहाँ पर डेज़ी घबरा जाती है, कहते कि नहीं, ये तो बस नेकलेस की बात है, इसमें पुलिस को बुलाने वाली क्या जरूरत है, तुम चाहो तो यहाँ पर उस नेकलेस को रख सकती हो। यूना कहते कि नहीं, मैंने यहाँ पर पुलिस को ऑलरेडी रिपोर्ट कर दी है, जहाँ पर होते में ही पुलिस आकर मामले के बारे में जांच पड़ताल शुरू कर देती है। तब यहाँ पर डेज़ी उनसे कहती कि जरूरत नहीं है, ऐसे भी यहाँ पर यूना मेरे पेरेंट्स की अडॉप्टिव बेटी है और हम ऐसे एक फैमिली जैसी है, तो फिर मैं यहाँ पर कोई चीज़ माइंड नहीं करती हूँ, हम आपस में यहाँ पर चीज़ों को सॉर्ट कर लेंगे, आप चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं। यूना कहते कि नहीं, इंतजाम यहाँ पर मुझ पर लगा है, जहाँ पर मुझे पता है कि मैं ऐसे काम करती नहीं हूँ, तो बेहतर होगा अगर पुलिस इन सभी चीज़ों को हैंडल करेगी तो। और ये बात यहाँ पर शैन फैमिली के मेंबर हो ना, तब मैं यहाँ पर इस फैमिली के मेंबर नहीं हूँ जहाँ पर तुम मुझे फैमिली की ज़बरदस्ती मेंबर मत बनाओ। इसके बाद में यहाँ पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है और सभी को बताने लग जाती है कि फुटेज के अकॉर्डिंग जब यहाँ पर क्लास से कोई भी नहीं था तब सिर्फ और सिर्फ डेज़ी उस क्लास में थी, और डेज़ी ने खुद के हाथों से उस नेकलेस को विंडो के बाहर फेंक दिया था। तब डेज़ी बहाने बनाने लगती है कि मुझे लगा कि वो नॉर्मल सा पेपर बॉल होगा, इस तरह से मैंने उसे फेंका, माफ करना, गलती मेरी है। पुलिस कहते हैं कि माफी हमसे नहीं बल्कि यहाँ पर जिस पर इल्जाम लगाया उससे मांगो। इस तरह से यहाँ पर डेज़ी को सभी क्लास वालों के सामने यूना से चिल्लाकर माफी मांगनी ही पड़ती है। यूना को यहाँ पर पिक करने के लिए ली आ जाता है और तभी वहाँ से डेज़ी भी आई थी अपने क्लासमेट के साथ में। तब यूना को याद आता है कि प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर ली ने जैसी पहली बार डेज़ी को देखा था वैसे यहाँ पर वो डेज़ी के प्यार में जा चुका था, और डेज़ी वो पर्सन थी जिसने यहाँ पर ली को सबसे बड़ा धोखा दिया था। इस वजह से यहाँ पर जैसी डेज़ी आती है वो ली का सर नीचे खींचने लग जाती है। तब यहाँ पर डेज़ी से कहती कि प्लीज इस बात को घर तक मत पहुँचाना, वरना यहाँ पर उन्हें लगेगा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रही हूँ। यूना कहते कि अभी कहीं भी चली जाओ, मैं फिर ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि जैसे आज कुछ हुआ ही ना हो। एंड यहाँ पर वैसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है और ली उस पर चिल्ला रहा होता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही थी। यूना कहते कि वो क्या है ना कि तुम अपने मसल स्ट्रेच नहीं करते, तो मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते यहाँ पर ली उसे इस नेकलेस वाली स्टोरी के बारे में पूछने लग जाता है। एंड साइड वॉक पे यहाँ पर एक ग्रैंडपा जा रहे थे जहाँ पर अचानक से उन्हें हार्ट स्ट्रोक पड़ता है, तब वो नीचे गिर जाता है, उनकी मेडिसिन से गिर जाती है। और उस समय वहाँ पर यूना और ली उनकी मदद करते, उन्हें वो मेडिसिन देते, साथ साथ एम्बुलेंस को भी बुलाते, जहाँ पर एम्बुलेंस वो ग्रैंडपा को लेकर चली जाती है। और जब यहाँ पर वो लोग घर पर जाते हैं तब यहाँ पर शैन फैमिली से लोग आए थे यूना को वापस घर ले जाने के लिए। यूना यहाँ पर मना कर देती है बिकॉज उसे पता है उसके सुसाइडल इंसिडेंट की वजह से उसकी मॉम यहाँ पर उसे घर पर वापस जाती है ताकि यहाँ पर वो उस फैमिली रेपुटेशन को बचा सके। इतने में वहाँ पर वो उन्हें मना कर देती है, तो जहाँ पर अंकल कहते हैं कि देखो अगर तुम साथ चली नहीं तो फिर मैडम को खुद ब खुद आना पड़ेगा तुम्हें पिक करने के लिए। यूना को पता था कि अब उसकी मॉम यानी कि एक्स मॉम यहाँ पर नहीं आने वाली है, और वो क्लियरली कह देती कि मैं यहाँ बस अपनी खुद की फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ। जिसके बाद वो बस वहाँ से चला जाता है। ली यहाँ पर यूना से कह रहा था कि माफ़ करना, शुरुआत में मुझे लगता था कि तुम यहाँ पर हमारी फैमिली से हेट करती हो बिकॉज हम यहाँ पर इतने पुअर जो है। एंड वो उन्हें बताती कि ऐसी बात नहीं है, पहले मैं थोड़ी सी बेवकूफ़ थी पर अब यहाँ पर मेरे अंदर अक्ल आ गई है, बस इस वजह से, और फिक्र मत करो, हम यहाँ पर एक अच्छी फैमिली बनकर रहेंगे एक दूसरे के साथ में। नेक्स्ट डे यहाँ पर ग्रैंडपा कैलीग्राफी कर रहे थे और उस समय वहाँ पर यूना वहाँ से जा रही थी, जहाँ पर ग्रैंडपा यूना को देखते थैंक यू बोल रहे थे उनकी जान बचाने के लिए। तभी वहाँ पर एक स्टाफ मिस्टर वांग को ढूंढते हुए आता है बिकॉज मिस्टर वांग यहाँ पर कैलीग्राफी के मास्टर जो थे,
पर यहाँ पर वो उन स्टाफ को मना कर देते हैं बिकॉज यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी रिटायरमेंट ले ली है। पर वो स्टाफ मानता नहीं है, उन्हें मनाता रह जाता है और मिस्टर वैंग को उसे गुस्सा कर कर भेजना ही पड़ता है। इसी बीच यहाँ पर यूना अपना नाम लिख रही होती है, जिसे देखकर तो यहाँ पर मिस्टर वैंग बहुत इम्प्रेस हो गए थे एंड वापस यहाँ पर वो यूना को कुछ लिखने के लिए कहते हैं, जहाँ पर यूना की इन स्किल्स को देखकर वो बहुत इम्प्रेस होते हैं एंड यूना को अपने साथ एक कंपटीशन में चलने के लिए कहते हैं। यूना को पता था कि अगर बस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है अंडर मिस्टर वैंग की गाइडेंस, तो फिर यहाँ पर उसे ढेर सारे अच्छे अच्छे गुडविल्स मिलने वाले। इस वजह से वो रेडी हो जाती है वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसके बाद यहाँ पर यूना जाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है और तब वहाँ पर डेजी और उसकी मम्मा आ जाते हैं, जहाँ पर डेजी कुछ ज़्यादा ही नर्वस थी इस कैलीग्राफी कंपटीशन को लेकर। तब यहाँ पर उसकी मम्मा उसे समझाती है कि देखो, जब तक तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगी तब तक तुम यहाँ पर कंपटीशन में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाओगी, फिर जीतना तो यहाँ पर तुम्हारे नाम पर लिखा है। लेकिन इतने में यहाँ पर डेजी यूना को देखती है और आंटी चली जाती है यहाँ पर यूना को डिस्करेज करने के लिए, उसे बोलने लग जाती है कि पहले तो तुम यहाँ पर कैलीग्राफी बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन लगता है अब हम सबको इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ कर रही हो। तो देखो, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पर डेजी के साथ अच्छे से बिहेव करो, तो मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी शन फैमिली में वापस आने की परमिशन दे दूंगी। यूना कहते कि माफ करना, लेकिन मुझे इस फैमिली में नहीं आना है। ऐसे भी मेरी यहाँ पर खुद की एक मॉम है और ब्रदर्स है, जहाँ पर मैं अपनी खुद की फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। इतना बोलकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर आंटी गुस्से में आकर उसी की कैलीग्राफी करके पेपर्स को फाड़ देती है। वही कुछ दिनों बाद यहाँ पर यूना चली जाती है ग्रैंडपा वैंग को अपनी कैलीग्राफी दिखाने के लिए। अब वो बता रही थी कुछ न्यू वर्ड्स है जो कि मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस किए हैं एंड एज यूजुअल ग्रैंडपा यहाँ पर उसकी न्यू स्टाइल से बहुत ज़्यादा ही खुश थे और उसे ढेर सारा अप्रिसिएशन दे रहे होते हैं, ये बताते हुए कि देखना, मुझे यहाँ पर तुम पर 110% बिलीव है कि कंपटीशन में कोई भी यहाँ पर तुम्हें टक्कर दे ही नहीं सकता है। जिसके बाद यहाँ पर फाइनली कंपटीशन वाला दिन आ जाता है एंड ग्रैंडपा वैंग यूना दोनों साथ में कंपटीशन के लिए निकल पड़ते हैं। तब वहाँ के स्टाफ सभी के सभी मिस्टर वैंग को बड़ी प्यार से और अच्छे से ग्रीट कर रहे थे। मिस्टर वैंग कहते कि मैं यहाँ पर इस कंपटीशन को जज करने नहीं आया हूँ, बल्कि अपने स्टूडेंट को लेकर आया हूँ ताकि वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सके। इतने में यहाँ पर यूना का ध्यान चला जाता है ली पर, जो कि वहाँ पर बॉक्सेस उठाने के काम कर रहा था। वो ग्रैंडपा वैंग से कहते कि आप अंदर जाइए, ऐसे भी कंपटीशन को शुरू होने में थोड़ा वक्त है एंड मैं यहाँ पर थोड़े काम निपटा कर आती हूँ। ग्रैंडपा वैंग के जाने के बाद वो अपने ब्रदर ली के पास चली जाती है। ली उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यूना कहते कि पता चल जाएगा, लेकिन मुझे पता है तुम यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो और ये बात तुमने मम्मा से छुपा कर रखी है, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगी और तुम मुझे ना नहीं बोल सकते हो। ली कहते कि देखो, ये मेरा काम है, मैं कर लूंगा, तुम बस आराम से यहाँ पर खड़ी रहो। यूना मना करते हुए उसकी हेल्प करने लग जाती है एंड तब हम यहाँ पर देखते डेजी को और उसकी मॉम को, जहाँ पर वापस से आंटी डेजी को मोटिवेट कर रही थी, साथ साथ उसे ये भी बता रही होती कि इस कंपटीशन में मिस्टर वैंग आने वाले हैं, तो ध्यान रहे सब कुछ परफेक्टली होना चाहिए और जैसे यहाँ पर वो तुम्हारे कैलीग्राफी के स्किल्स देखेंगे, देखना वैसे यहाँ पर तुम में कितने इंटरेस्टेड होंगे, जहाँ पर वो तुम्हें अपनी स्पेशल स्टूडेंट बनाएंगे। यहाँ पर डेजी अपनी मॉम की इस मोटिवेशनल बात को सुनकर बहुत खुश होती है एंड इतने में उन दोनों का ध्यान यूना और उसके भाई की ओर चला जाता है एंड आकर यहाँ पर वो उसे जज करना शुरू कर देती है कि लगता है यहाँ पर हमारी शैन फैमिली से बाहर निकलने के बाद तुम्हारे पास बस ये छोटे मोटे काम बचे हैं। यहाँ पर यूना अगले कहते कि देखिए, छोटे मोटे काम है तो इसमें क्या हुआ, मैं इतने में ही खुश हूँ। लेकिन आंटी यहाँ पर उसकी मम्मा को भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है कि मैंने सुना कि तुम्हारी मम्मा एक नॉर्मल सी नानी है, न जाने यहाँ पर तुम्हारा परिवार कैसी लाइफ जी रहा है और तुम मेरी फैमिली में रह चुकी हो, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तो एक काम करो, इस कार्ड में 10,000 है, इसे अभी के लिए रख लो और अगर ज़्यादा महंगी जॉब चाहिए रहेगी तो मेरे घर आ जाना, हाउस कीपिंग वाले स्टाफ कम पड़ रहे हैं। इतने में यहाँ पर लिया आ जाता है, जो कि यहाँ पर उन पैसों से एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। ये कहते हैं कि माना यूना आपके घर रही है, बट अब फिलहाल यहाँ पर वो हमारे घर है एंड हम यहाँ पर यूना को सभी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी वजह से यहाँ पर आंटी गुस्से में चली जाती है डेजी को लेकर। ली यहाँ पर यूना से माफ़ी मांगता है कि उसने यहाँ पर यूना को वो पैसे एक्सेप्ट करने नहीं दिए और साथ ही साथ यहाँ पर वो उसे अपने साइड से पैसे दे रहा होता है। यूना कहते कि अरे, अगर तुम भी मना करते तो उसके पहले मैं ही मना कर दी थी, बिकॉज
बिकॉज ऐसे भी मैं यहाँ पर किसी और फैमिली के पैसे का क्या करूँ। और ये बात तुम्हारे पैसों की तुम अपने पास रखो, बाद में यहाँ पर मुझे प्यारे से गिफ्ट ला कर दे देना। मनी मन वो कह रही थी कि आज के कंपटीशन में 1 मिलियन है जीतने का प्राइस, तो वो जीत कर यहाँ पर बस अपने फैमिली को कंट्रीब्यूट करना चाहती है। वापस यहाँ पर वो यूना से पूछा कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी। तब यूना उसे उस कंपटीशन के बारे में बता रही थी, जहाँ बल्ली उसे खींच कर ले चला जाता है, बिकॉज कंपटीशन की शुरुआत ऑलमोस्ट होने जो वाली थी। इतने में यहाँ पर मिस्टर वैन यूना को बता रहे थे कि आखिर तुम्हारी हालत ही कैसी हो गई है। यूना कहते कि ठीक है ना, कैलीग्राफी वाला कंपटीशन है, ब्यूटी पेजेंट थोड़ी ना है। इतने में मिस्टर वैंग उसे बताने लग जाते कि यूना के यहाँ पर 2 मेन कॉम्पिटिटर्स हैं, जिनमें से एक यहाँ पर डेज़ी भी होती है। पर यूना उनसे कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, मुझे अपने आप पर यहाँ पर पूरा भरोसा है। जहाँ पर होस्ट आकर इस कंपटीशन की शुरुआत कर लेती है एंड सभी के सभी कंटेस्टेंट्स आ जाते हैं। तब डेज़ी को पता चलता है कि यूना भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है एंड यहाँ पर वन ऑफ द जजेस में से डेज़ी की मम्मा खुद जज होती है, जो कि यूना को देखकर यहाँ पर हैरान थी। इतने में वो स्टाफ यहाँ पर उसकी मम्मा को बता रहा होता है कि स्पेशल स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर मिस्टर वैंग उसे लेकर आया है। तो बांची को लग रहा था कि लगता है यहाँ पर ये लड़की मेरे नाम का कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, इसलिए यहाँ पर मिस्टर वैंग ने उसे मेरे नाम के बदले में अपनी स्टूडेंट बना लिया। वही डेज़ी यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि देखना आज तो सभी के सामने मैं यहाँ पर इसकी इज्जत को चकनाचूर कर रहूंगी। वही दूसरा कंपटीशन की शुरुआत हो जाती है। मिडिल ऑफ द कंपटीशन यहाँ पर यूना एक और शीट मांगती है। ग्रैंडपा घबरा जाते कि कहीं यहाँ पर उससे कोई मिस्टेक ना कर दी हो। ली कहता कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अपनी यूना पर कंप्लीट भरोसा करता हूँ। कंपटीशन खत्म होने पर ग्रैंडपा यूना से कहते कि देखो, भले तुम कंपटीशन को ना जीतो, इसमें उदास मत होना, आगे यहाँ पर तुम्हारे लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही है। पर इतने में यहाँ पर वो मॉम आ जाती है, जो कि आकर यहाँ पर मिस्टर वैंग को इंट्रोड्यूस करवाती है अपनी बेटी डेज़ी से, और साथ साथ यहाँ पर बता भी रही होती है यूना के बारे में। असल में यहाँ पर वो मेरी प्रीवियस बेटी हुआ करती थी, आई मीन अडॉप्टेड बेटी, जहाँ पर ये जितनी सीरियस सारी दिखती है उतनी है नहीं। मिस्टर वैंग कहते कि सही कहा, मुझे भी यहाँ पर यूना पहले बहुत इनोसेंट लगती थी, बट मुझे नहीं पता था कि ये इतनी ज्यादा टैलेंटेड होगी, बिकॉज यूना के पास कितने सारे स्किल्स हैं। और जस्ट बिकॉज यहाँ पर तुम्हारी एक्स्ट्रा ऑर्डर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके बारे में ऐसी बुरी बातें करोगी। ये सारी बातों को भुलाकर वो यहाँ पर बाद में टीसी को मिस्टर वैंग से इंट्रोड्यूस करवाने लगती है। मिस्टर वैंग कहते कि देखिए, मुझे यहाँ पर नए नए लोगों से मिलना पसंद नहीं है, ऐसे भी अगर हम यहाँ पर इस कंपटीशन के रिजल्ट्स पर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। टीसी घबरा जाती ने अपनी मम्मा से पूछने लगती है कि आप पक्का श्योर हो कि मिस्टर वैंग मुझे यहाँ पर अपनी स्टूडेंट मानेंगे भी या फिर नहीं। आंटी कहते कि तुम फिक्र मत करो, तुम मेरी बेटी हो, जिस तरह मैं यहाँ पर कैलीग्राफी में माहिर हूँ वैसे तुम भी तो, इसलिए यहाँ पर ज्यादा टेंशन मत लो। वही दूसरी होस्ट आ जाती है रिजल्ट्स को लेकर, जहाँ पर वो थर्ड प्लेस से सभी के नाम बोलना शुरू करती है। थर्ड प्लेस यहाँ पर डेज़ी को मिलता नहीं है। डेज़ी घबराने लगती है। आंटी बोलती है कि तुम थर्ड या सेकंड प्लेस के बारे में सोचो ही मत, बिकॉज तुम यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर जो आने वाली हो। यहाँ पर सेकंड प्लेस भी किसी और को चला जाता है ना, पारी आती है यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर, जहाँ पर फर्स्ट प्लेस यूना को मिलता है। और ये सुनते यहाँ पर आंटी और उनके बेटे दोनों के दोनों शॉक रह जाते हैं। ली तो यहाँ पर खुशी के मारे उछल उछल कर सभी को हक करना शुरू कर देता है। मिस्टर वैंग भी यहाँ पर बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम फर्स्ट जरूर आओगी, बिकॉज तुम्हें देखते यहाँ पर पहली बार में मैं तुम्हें पहचान जो गया था। वही दूसरा यहाँ पर डेज़ी की मॉम थी, जो कि इस बात से यहाँ पर डिसएग्री कर रही होती है, ये कहते हुए कि वो मेरी अडॉप्टेड बेटी हुआ करती थी और मुझे बहुत अच्छे से याद है, उससे यहाँ पर कैलीग्राफी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जिस तरीके से लिखती है उससे अच्छा तो यहाँ पे बच्चे लिख लिया करते हैं। और ये बात यहाँ पर मेरी डेज़ी की, तो वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल एंड टैलेंटेड लड़की है, इसलिए मैं यहाँ पर इस कंपटीशन को डिसएग्री करती हूँ। ली को गुस्सा आता है, यहाँ पर वो आंटी के साथ फाइट करने वाला था, पर यहाँ पर यूना उन्हें रोकती है एंड कहती है कि जरा मुझे आप बताइए कि आप यहाँ पर क्या चाहती हैं। तो वो कहने लग जाती कि मैं चाहती हूँ कि सभी के सामने यहाँ पर तुम्हारी शीट दिखाई जाए, ताकि हम भी तो देखें तुम कितना अच्छा लिख सकती हो। जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर यूना की शीट दिखाई जाती है, सभी लोग बहुत ज्यादा तारीफ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आंटी गलत इल्जाम लगाना शुरू करती है कि ये शीट पहले से लिखी गई है प्रोफेसर वैंग की तरफ से और ये यूना की हैंडराइटिंग हो ही नहीं सकती है। प्रोफेसर वैंग कहते हैं कि मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी हो ही नहीं सकती है, चाहती हो तो मैं लिख कर दिखा सकता हूँ। यहाँ पर कहने लगता है कि क्यों, अगर आपकी बेटी विनर नहीं बनी तो आप यहाँ पर सभी लोगों के साथ इनजस्टिस करने लग जाओगी। आंटी डेज़ी से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए जस्टिस सीख कर रहूंगी। एंड सभी को बता रही थी कि याद है मिडिल ऑफ द कंपटीशन में यूना ने यहाँ पर एक्स्ट्रा शीट्स मांगी थी, तो आई थिंक उसी समय यहाँ पर यूना ने उन सभी शीट्स को एक्सचेंज कर दिया होगा।
डेज़ी यूना से कहने लगती कि अगर तुम्हें फर्स्ट प्लेस चाहिए तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर मिस्टर वैंग की जो इज्जत है उसे तो खराब मत करो। आंटी बुरी लगती कि सही कहा, न जाने यहाँ पर तुमने मिस्टर वैंग के ऊपर कौन सा काला जादू कर दिया जहाँ पर वो भी तुम्हें अप्रिशिएट करे। मिस्टर वैंग को यहाँ पर एलिगेशंस पर गुस्सा आता है। वो कहने लग जाता है कि देखिए, अगर आपकी बेटी को कैलीग्राफी नहीं आती है तो चाहिए जाकर उसे सिखाइए। ऐसे भी वो यहाँ पर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लायक भी नहीं है, और मेरे स्टूडेंट पर इस तरीके का ब्लेम लगाना बंद कीजिए। जिसके बाद यहाँ पर वो प्रोफेसर दूसरी शीट मंगवाते हैं जो कि खराब हो चुकी थी, और वो शीट भी यहाँ पर सेम डिटो वही हैंड राइटिंग थी जो कि यहाँ पर स्क्रीन पे सभी को दिखाई जा रही थी। एंड सभी के सभी यहाँ पर यूना पर ही बिलीव कर रहे होते हैं। सभी के सभी लोग तो यहाँ पर आ जाते हैं यूना से सीखने के लिए, जहाँ पर भीड़ भड़कम में डेज़ी को बड़े जोर का धक्का लगता है। एंड उसे समझ आता है कि आखिर यहाँ पर इसके स्टैंडर्ड्स क्या है। जिसके बाद भी यहाँ पर वो सभी लोग चले जाते हैं लंच करने के लिए, जहाँ पर यूना की मम्मा मिस्टर वैंग को थैंक यू बोल रही थी कि उनकी गाइडेंस की वजह से यूना इस कंपटीशन को जीत पाई है। मिस्टर वैंग कहते कि नहीं नहीं, मुझे तो थैंकफुल यहाँ पर यूना को कहना चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से मुझे यहाँ पर इतनी ग्रेट स्टूडेंट मिली है। एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर यूना मेरे साथ अब्रॉड ट्रैवल करे। मैं नेक्स्ट वीक ही जा रहा हूँ, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा, और यूना यहाँ पर अपनी कैलीग्राफी को लेकर इंटरनेशनली फेमस हो जाएगी। आंटी और ली यहाँ पर थोड़ा सा हेजिटेट करते। यूना यहाँ पर मिस्टर वैंग से कहते कि प्रोफेसर वैंग देखिए, ये आप कह रहे, मैं जिस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, पर मुझे हाल ही में यहाँ पर अपनी फैमिली से वापस मिलने का मौका मिला है, जहाँ पर मैं समय अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहती हूँ। वो कहते कोई बात नहीं, आराम से तुम यहाँ पर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बाद में तो तुम यहाँ पर कोई भी स्किल्स का जल्दी सीख सकती हो और उसमें एक्सपांड कर सकती हो। ली इतने में यहाँ पर बता रहा होता है कि इस वजह से तो यहाँ पर यूना के एकेडमिक्स में 20 पॉइंट्स क्रेडिट हुए हैं, विच मीन्स यहाँ पर वो एंट्रेंस एग्जाम दे सकती है, और अगर उसने एंट्रेंस एग्जाम पास कर दिया तो उसे क्यों यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। इससे यूना को याद आता है कि इन सब के चक्कर में यहाँ पर वो पढ़ना तो भूल ही गई है, और पढ़ाई तो उसके दिमाग में जाती नहीं है, तो एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना उसके लिए डिफिकल्ट बात है फिलहाल। नेक्स्ट हम यहाँ पर स्कूल में देखते हैं डेज़ी को, जो कि अपनी फ्रेंड को झूठ बोल रही थी कि वो इस कैलीग्राफी कंपटीशन में सेकंड प्लेस पर आई है, और जैसे यहाँ पर उसकी फ्रेंड देखती है यूना को, उसे टारगेट करना शुरू कर देती है, उसकी बुराई करते हुए, उसे क्रिटिसाइज करते हुए कि यूना तो यहाँ पर डेज़ी के सामने कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पर यूना डेज़ी से कहते कि देखो बहन, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। इतना बोलकर चली जाती है, जहाँ पर डेज़ी की फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आता। एंड तब यहाँ पर वो आसपास के लोगों को बात करता हुआ सुनती है उस कंपटीशन के विनर्स के बारे में। तब उसे पता चलता है कि यूना तो फर्स्ट पर आई है और डेज़ी जीती ही नहीं है। जिसके बाद वो डेज़ी से माफी मांगती है ऐसी बातें बोलने के लिए। डेज़ी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके फ्रेंड कहते कि देखो तुम यहाँ पर शांत हो जाओ, ऐसे भी यहाँ पर एग्जाम्स आने वाले, तुम अपने अच्छे ग्रेड से यहाँ पर सभी की बोलती बंद कर देना। निया और डेज़ी यहाँ पर कैफेटेरिया में बैठते हैं, जहाँ पर निया डेज़ी को इम्प्रेस करना चाहती है, तो वो यहाँ पर सभी बच्चों को अपने पास बुलाती है। एंड यहाँ पर वो यूना की स्टोरी सभी को बता रही थी कि तुम सभी को पता है यूना के डैड यहाँ पर बहुत पहले गुजर चुके हैं, और उसकी मॉम एक नॉर्मल सी नानी है, और उसकी फैमिली तो यहाँ पर चार तक या एक बच्चे को भी पालना पोसना अफोर्ड नहीं कर सकती है। यूना ये सारी बातें सुनकर निया के पास जाती है और कहती है खबरदार अगर तुमने सारी बातें वापस से कही तो। और एज यूजुअल निया वापस से सेम बातें रिपीट करती है, जहाँ पर यूना गुस्से में आकर सारा खाना उसी के ऊपर फेंक देती है। जिसके बाद यहाँ पर उन्हें स्टाफ रूम में जाना पड़ता है, और टीचर भी यहाँ पर बायस्ड होती है। वो चिल्लाती है यूना को, ये कहते हुए कि एक तो तुम पुअर हो और अपनी वॉइस रेस कर रही हो, तुम्हें पता नहीं कि कहाँ पर मुंह बंद रखना चाहिए और कहाँ पर बोलना चाहिए। यूना कहते कि मेरी गलती तो कुछ है नहीं, शुरुआत यहाँ पर निया ने ही किया है। निया कहती कि प्रोफेसर इसकी बातों को सुनिए मत, ये एक नंबर की झूठी है, ये शुरुआत यहाँ पर डेज़ी को बुली कर दिया है। ऐसा सुनते हुए प्रोफेसर अपने डेस्क पर चली जाती है लेटर लेने के लिए, और यहाँ पर निया को देखने लगती है एंड कहती कि तुम्हें पता है अगर यहाँ पर डेज़ी को पता चलता है कि तुम्हारी डैड की कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है तो आई स्वेयर वो तुम्हारे साथ यहाँ पर फ्रेंडशिप तोड़ देगी। ये सुनती यहाँ पर वो घबराने लगती है, और जैसे टीचर आती है वो उनसे माफी मांगती है और अपनी गलती को यहाँ पर एक्सेप्ट करते हुए वहाँ से चली जाती है। यूना भी जाने वाली थी पर टीचर उसे रोकती है एंड कहती कि जाओ मत, तो क्या तुमने यहाँ पर अपने लास्ट एग्जाम से स्कोर देखे, देखो और शर्म करो। इतने में यहाँ पर आ जाती है यूना की एक्स मम्मा, जो आकर यहाँ पर उन स्कोर्स को देखकर इस पर चिल्लाने लगती है। कहती है कि तुम कैलीग्राफी में फर्स्ट आई, मुझे लगा पढ़ाई में भी अच्छी रहोगी, लेकिन तुम तो यहाँ पर एक नंबर की यूजलेस लड़की हो। यूना क्लियरली कहते थे कि मेरे स्कोर से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आंटी कहती है कि ऐसे कैसे नहीं, यहाँ पर तुम इतने खराब मार्क्स ला रही हो और तुम्हें कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है। यूना बोलती कि देखिए आप मेरी फैमिली के कोई मेंबर नहीं हो, आप मेरी एक्स मॉम हो, तो आप अपनी बेटी की फिक्र कीजिए, मेरी नहीं।
इतने में यहाँ पर टीचर उस पर चिल्लाती है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम यहाँ पर टॉप 20 में नहीं आई तो ध्यान रखना, अपना सामान पैक कर कर स्कूल से निकल जाना। यूना कहती कि फिक्र मत कीजिए, मैं टॉप 20 तो क्या इस बार टॉप 10 में आकर बताऊंगी और अपने आप को प्रूव करके रहूंगी। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। यहाँ पर आंटी से रोकती है। यूना कहती कि देखिए आप मेरी मम्मा नहीं है और आप मुझसे बात क्या ही करना चाहती हैं। तब आंटी कह रही थी कि देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर एक बार फिर से मेरे घर पर आ जाओ। तुम कैलीग्राफी कंपटीशन में जीती हो, इसलिए मैं ये तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ। ऐसे भी हमारे घर की सारी चीजें टॉप 1 पर है, तुम यहाँ पे मेरी सेकंड बेटी बन सकती हो। यूना को पता था कि आंटी ये सब कुछ यहाँ पर जानबूझकर कर रही है बिकॉज वो आंटी कैलीग्राफी में अच्छी है, पर उनकी बेटी डेजी नहीं, जो कि यूना बहुत अच्छी है, तो वो यूना का यहाँ पर बिजनेस पर्पज के लिए यूज करना चाहती है। यूना कहती कि मुझे यहाँ पर वापस से अडॉप्ट करने से पहले यहाँ पर अपनी खुद की बेटी से पूछ कर देखिए। जहाँ पर पीछे खड़ी डेजी अपनी मम्मा की सारी बातें सुन लेती है और अपने आप को यहाँ पर वर्थलेस यूजलेस मांगने लगती है। यूना क्लास में बैठकर पढ़ रही होती है, जहाँ पर डेजी की फ्रेंड्स उसे प्रवोक करना शुरू करी थी, उसकी बुराई करी थी, उसे बुली करी थी। यूना बोलते कि अगर तुम सब यहाँ पर बैठे रहोगी मेरे सर पर तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगी। डेजी बोलती कि ऐसी बातें मत करो, हम तो बस यहाँ पे तुम्हारे लिए फिक्र करते, बिकॉज हमें नहीं पता ना कि तुम कब यहाँ पर स्कूल से धक्के मारकर बाहर निकाल दी जाओ। यूना से कहते कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर अपना देख लूंगी, तुम अगर अपने मार्क्स को देख लो तो ज्यादा बेहतर होगा। इतने में वहाँ पर जी आ जाता है और जी वो पर्सन रहता है जिसके डैड यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रुप में टॉप 1 पर आते हैं और हमेशा से एक बहुत ही बड़े स्टॉक ब्रोकर रह चुके हैं। तब यहाँ पर जी यूना को कंपटीशन के लेकर बैठ दे रहा था कि अगर यहाँ पर वो हारी तो फिर उसे यहाँ पर पूरा क्लासरूम क्लीन करना होगा और अगर जी हारा तो फिर वो भी वही करेगा जो कि यूना उसे करने के लिए बोलेगी। यूना भी यहाँ पर इस बेट को एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पर तो वो बेचारी रात रात भरी बैठ कर घर पे अपने पढ़ रही थी, जहाँ पर उसके दिमाग में आधी से ज्यादा चीजें समझ नहीं आ रही थी और यूना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कल के एग्जाम में टॉप 20 में तो क्या टॉप 40 में भी आ भी पाएगी या फिर नहीं। इतने में यहाँ पर लिया जाता है जो कि आंसर शीट को देखकर उसे कह रहा था कि सचमुच तुम मेरी बहन हो ना, क्योंकि मेरी बहन इतनी डम कैसे हो सकती है। फिर यूना को याद आता है कि उसका भाई तो यहाँ पर टॉपर रह चुका है एंड यहाँ पर बड़े प्यार से अपने भाई ली को अपनी मदद करने के लिए कहती है, जहाँ पर ली भी उसे मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और पूरी रात यहाँ पर वो उसे पढ़ाता रहता है। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे एग्जाम की शुरुआत हो जाती है। सभी लोग अपने पेपर्स को लिख रहे थे एंड डेजी यहाँ पर यूना को देखकर शॉक थी कि आखिर वो यहाँ पर इतने फ्यूरियसली एग्जाम कैसे दे पा रही है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जी को जो कि सो रहा होता है। इतने में यहाँ पर एग्जाम खत्म हो जाती है एंड विद इन आवर्स यहाँ पर रिजल्ट भी अनाउंस हो जाते हैं, जहाँ पर बताया जाता है कि डेजी यहाँ पर लास्ट टाइम से थोड़ा ज्यादा अच्छा स्कोर की है। तब निया यहाँ पर यूना के स्कोर पूछ रही थी। प्रोफेसर बता रहे थे कि यूना तो यहाँ पर टॉप 10 में, और ये सुनते यहाँ पर सभी के होश उड़ जाते। इनफैक्ट जी भी यहाँ पर लड़ने लग जाते कि ये चीज पॉसिबल है ही नहीं, हो सकता है कि यहाँ पर यूना ने कॉपी किया होगा। प्रोफेसर उसे चौक फेंक कर मारते, कहते हैं कि तुम तो सो रहे थे, ये पेपर मैंने खुद से यहाँ पर चेक किया है और यूना ने जिस भी फॉर्मूला सिस्टम को सॉल्व किया है वो सभी के सभी बहुत यूनिक है और वो कॉपी नहीं किए जा सकते हैं। प्रोफेसर के जाने के बाद जी गुस्से में यूना के पास आता है। यूना कहते कि मेरे पास नहीं, वहाँ पर उस डस्टबिन के पास जाओ, क्लीनिंग का सामान पड़ा होगा, क्लास को क्लीन करना शुरू कर दो। जब यहाँ पर यूना स्कूल से जा रही थी तब वहाँ पर जी अपने फ्रेंड्स के साथ में आ जाता है। निया डेजी से कहते कि अब देखना कि यहाँ पर जी कैसे यूना को सबक सिखाता है। लेकिन यहाँ पर जी के साथ साथ उसके सभी फ्रेंड्स यूना के पैर पड़ने लग जाते कि प्लीज प्लीज तुम हमें यहाँ पर ट्यूटरिंग दो, बिकॉज हम भी यहाँ पर तुम्हारे जैसा अच्छा स्कोर करना चाहते। इन सभी चीजों को देखकर निया और डेजी हैरान होकर उनके पास जाते एंड यहाँ पर डेजी जी से कहते कि देखो इस चीज के लिए यहाँ पर उसके पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं यहाँ पर तुम्हें सिखा दूंगी। जी बोलता जरूरत नहीं है। डीजी बोलते कह रहे देखो तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसे भी तुम मुझे पसंद करते हो तो ये अच्छा टाइम है जहाँ पर तुम मुझसे क्लोज हो सकते हो। जी हंसने लगते हैं, कहते कि तुम्हें और मैं पसंद करता हूँ, क्या तुम यहाँ पर सुबह सुबह शिट खा कर आई हो जो शिट बोले जा रही हो, और इनफैक्ट यहाँ पर तुम वो लड़की हो जिसे मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा हेट करता हूँ क्योंकि तुम बहुत विशियस हो और तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर सभी लड़कियों से ज्यादा ब्यूटीफुल हो, जो कि तुम बिल्कुल नहीं हो। इन बेइज्जतियों को सुनते हुए डिजी रोते हुए चली जाती है, जहाँ पर निया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। यूना कहती कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें सारे सीक्रेट्स बता दूंगी। तो सभी यहाँ पर सिर्फ थैंक यू बोलने लगते हैं। यहाँ पर जाते जाते शाम हो जाती है और यहाँ पर चांद यूना से टकरा जाता है, जहाँ पर चांद अपनी अच्छी हालत में नहीं था और वो यहाँ पर यूना को बताता है कि कोई तो मुझे मारना चाहता है, तो वो उसे यहाँ पर कचरों के यहाँ पर पूरा का पूरा हाइड कर कर रख देती है। लेकिन फिर भी वो गुंडे उसी तरफ बढ़ रहे थे, तो जैसे यहाँ पर वो क्लासमेट्स को देखती है वो जोर जोर से बातें करना शुरू कर देती है, एज इफ यहाँ पर वो झगड़ा कर रही हो। इतने में यहाँ पर निया चली जाती
जाती है उसका मुंह बंद करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर उसके फैमिली की पैन करप्सी के बारे में जो बोलने वाली थी, उन गुंडों को लगता है कि शायद से यहाँ पर चांद इस जगह नहीं छुप सकता, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी लोग हैं, वो किसी शांत जगह जाकर छुपा होगा, तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और तो यहाँ पर वो बाद में से कहती है कि देखो चली जाओ वरना मैं बहुत कुछ बोल दूंगी। जब मुंह बंद करते हुए निया वहाँ से चली जाती, लेकिन जैसे यहाँ पर उस पर्सन को ढूंढना शुरू करती है, वो पर्सन भी वहाँ से जा चुका था। जैसे यहाँ पर जाती, हम यहाँ पर एक असिस्टेंट को देखते जो कि को मिस्टर चांद से निया वहाँ से चली जाती, लेकिन जैसे यहाँ पर उस पर्सन को ढूंढना शुरू करती है, वो पर्सन भी वहाँ से जा चुका था। जैसे यहाँ पर जाती, हम यहाँ पर एक असिस्टेंट को देखते जो कि को मिस्टर चांद से मिलने के लिए कहता है। यहाँ पर उसे देखती है, पहचान जाती है एंड कहते कि अब तुम्हारी इंजरी कैसी है, एंड यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोल रहा था कल रात को यहाँ पर उसकी जान बचाने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर से कहते हैं कोई बात नहीं, वो तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम गायब कहाँ हो गए थे। चांद बोलता है कि देखो इसके अंदर यहाँ पर 65 मिलियन है, ये मैं तुम्हें मेरी जान बचाने के बदले में दे रहा हूँ, और ये मेरा नंबर कार्ड है, जहाँ पर जब भी कोई डिफिकल्टी तुम्हें आन पड़े तब तुम यहाँ पर मुझे कॉल कर सकती हो। जैसे यहाँ पर वो नेम कार्ड देखती है, वो समझ जाती है कि ये तो चांदू है जो कि यहाँ पर क्योतो ग्रुप का प्रेसिडेंट है। और फिर उसे पास्ट लाइफ की बातें याद आ रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर प्लेन क्रैश में उसकी डेथ हो गई थी। वो उसे कहता कि क्यों, क्या तुम मुझे जानती हो? यूना कहती कि नहीं, बस यहाँ पर मेरा एक क्लासमेट है जो कि तुम्हारे बारे में बात करता है। ऐसा बोलते हुए चली जाती है एंड जाने से पहले यहाँ पर उससे कहते कि मुझे पता है 5 दिनों बाद यहाँ पर तुम्हारा बर्थडे है, तो मैं एडवांस में तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश करना चाहती हूँ, और गिफ्ट मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ। इन 2-3 दिनों में फ्लाइट से ट्रेवल करना अवॉइड करो तो तुम्हारे लिए बेटर पड़ेगा। और बस इतना बोलकर यहाँ से वो चली जाती है। एकदम यहाँ पर यूना को पता चलता है कि उसके भाई पर इल्जाम लगाया जा रहा है पेपर्स को चोरी करने के लिए, तो वो चली जाती है जहाँ पर सभी लोग ली को चिल्ला रहे होते। ली सभी को बिलीव दिलाने की कोशिश करवाते कि मैंने यहाँ पर पेपर्स यानी कि क्वेश्चन पेपर्स को लीक नहीं किया है, और ना ही मुझे यहाँ पर उनके बारे में कुछ पता है। यूना आकर यहाँ पर अपने भाई की साइड ले रही थी, पर उनमें से कोई भी यहाँ पर उसके पर बिलीव करने के लिए रेडी नहीं था। यूना कहती कि ठीक है, अगर मैं फिजिकली इस बात को प्रूव कर दूँ तो फिर आपको बातें माननी पड़ेगी। जिसके बाद में वहाँ पर वो लैपटॉप में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने लग जाती है। यहाँ पर वो लोग यूना से पूछते हैं कि आखिर वो क्या कर रही है, तो वो बताती कि क्यों, ये स्टाफ रूम है एंड यहाँ पर सीसीटीवी तो रहता ही है, तो फिर उस फुटेज को कवर कर रही हूँ। तब तो यहाँ पर वो मोटो साथ में डरने लग जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं चांद को, जहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है उसे पिक करने के लिए, बिकॉज वो लोग यहाँ पर अपने बिजनेस ट्रिप पर निकल जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चांद को यूना की कही हुई बात याद आ रही थी, तो वो अपने इस ट्रिप को कैंसिल कर कर पोस्टपोन कर देता है एंड यहाँ पर अपनी दूसरी मीटिंग के लिए निकल पड़ता है। एंड जब यहाँ पर वो ऑन द वे था, तब असिस्टेंट को यहाँ पर कॉल आ गया था एयरलाइन से, जहाँ पर वो लोग कंफर्मेशन के लिए कॉल कर रहे थे कि यहाँ पर मिस्टर चांद फ्लाइट में थे या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो फ्लाइट क्रैश हो चुकी है। ये बात जानते यहाँ पर चांद को बहुत हैरानी होती है, और उसे समझ नहीं आता कि क्या यही रीज़न था कि यूना ने यहाँ पर उसे फ्लाइट में जाने से मना किया था, और अगर हाँ तो फिर यूना को ये सारी बातें कैसे पता। और यहाँ पर वो असिस्टेंट से कहता है कि यूना जहाँ भी हो मुझे उससे फिलहाल मिलना है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जो कि सीसीटीवी का फुटेज रिकवर कर लेती है, और इसके अंदर वो मोटो आदमी फंस जाता है, जहाँ पर उसी ने सभी डेटास को चुराए हुए थे, और सभी के सामने यहाँ पर वो माफी मांग रहा था। बट यहाँ पर यूना पुलिस को बुलाने की बात करी थी, तब यहाँ पर वो अपनी पैसों का अगर दिखाते हुए उन्हें नीचे दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे यहाँ पर छान आता है, उसके तो पूरे मुंह ही बंद हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर छान यूना को थैंक यू बोल रहा था उसकी लाइफ सेव करने के लिए। यहाँ पर असिस्टेंट पुलिस को बुलाता है, यहाँ पर इस मोटे के आदमी को अरेस्ट करवा देता है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग यूना को गिफ्ट भी देते हैं, जहाँ पर ली यूना के ऊपर बहुत प्राउड भी फील कर रहा था। एंड छान यहाँ पर यूना को नेक्स्ट डे अपनी कंपनी में बुलाता है इस काम को लेकर, ताकि यहाँ पर वो उसे एक अपॉर्चुनिटी दे सके अपनी कंपनी में। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे चले जाती है चांद की कंपनी में, और वही सेम कंपनी में हम यहाँ पर डेजी और उसकी मम्मा को देखते हैं, जहाँ पर उसकी मम्मा डेजी को एज ऑलवेज मोटिवेट कर रही थी। लेकिन जैसे यहाँ पर वो लोग देखते हैं यूना को, वैसे यहाँ पर वो चिढ़ जाते हैं। आंटी तो यहाँ पर यूना को क्रिटिसाइज करना बंद करती नहीं है, वो कहने लग जाते कि लगता है यहाँ पर ये स्टाफ क्लीनिंग का काम करने के लाई होगी, वरना उसे इतनी बड़ी कंपनी में कौन इंटर्नशिप देगा या काम पर रखेगा। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर उसे ढकेल देती है, पर इतने में वहाँ पर छान आकर यूना को संभाल लेता है एंड छान यहाँ पर उन्हें बदतमीजी के लिए चिल्ला रहा होता है। आंटी कहती कि फैमिली मैटर है, इसके पीछे पड़ो मत। छान यहाँ से यूना को लेकर जाता है, स्टाफ को ऑर्डर्स देता है, जिसके बाद यहाँ पर स्टाफ आंटी को और डेजी को कंपनी से बाहर निकाल रही थी। आंटी बोल रही कि देखो तुम्हें पता नहीं है,
मैं यहाँ पर मिस्टर ली से मिलने के लिए लाई हूँ और एक नॉर्मल एम्प्लॉय की कमांड से तुम यहाँ पर मेरे पर हुक्म नहीं चला सकती। तब वो स्टाफ बता रही थी कि वो कोई नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं है, वो बल्कि यहाँ पर हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर चान है। तो हमें उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। अगर आप शांति से नहीं जाती हैं तो हमें एक्शंस लेना पड़ेगा। डेज़ी यहाँ पर अपनी मम्मा को प्रवोक करने लगती है कि इतनी कम उम्र में यहाँ पर यूना मिस्टर चान को कैसे जानती है मॉम। जरूर यहाँ पर उसने मिस्टर चान को सेड्यूस करने की कोशिश की होगी, बिकॉज यहाँ पर वो दिखने में कितना हैंडसम भी दिखते हैं। आंटी कहते कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा इतनी पढ़ी लिखी लड़की ऐसे ऐसे तरीके यूज कर सकती कि जैसे ग्लोस आने के लिए। वही तो उसे यहाँ पर बाहर खड़े खड़े डेज़ी और मिस्टर शेन के पैर दुखने लग जाते मिस्टर लू का इंतजार करते हुए। एंड यहाँ पर मिस्टर लू जैसे ही आते वो लोग तुरंत उनके पास चले जाते हैं। यहाँ पर मिसेस शेन अपनी बेटी डेज़ी को इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसके बाद में यहाँ पर मिस्टर लू उनके सारे के सारे रेज्यूमे में पढ़ रहे थे कि आखिर यहाँ पर डेज़ी क्या क्या नहीं सोच सकती है और इसे क्या कुछ नहीं आता है। जिसके बाद में यहाँ पर बस अप्रूव को करते हैं, लेकिन यहाँ पर साथ साथ बता रहे थे कि कौन लड़की है तो फिर तुम्हारी उससे कम कैपेसिटी है तो थोड़ा ध्यान रखना। वो यहाँ पर यूना की ओर इशारा भी करते, लेकिन यूना के आगे कोई और खड़ी थी तो वो लोग यूना को देख नहीं पाते। यूना यहाँ पर जान का इंतजार कर रही थी, वही दूसरे यहाँ पर डेज़ी उसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दी थी कि वो किस तरीके से यहाँ पर बाकी लोगों को सेड्यूस कर रही है। और अपनी इतनी बेइज्जती सुनते हुए यूना तुरंत ही डेज़ी को थप्पड़ मार देती है, एक बार नहीं बल्कि दो बार, वो भी उसके मम्मा के ही सामने, जहाँ पर डेज़ी बहुत भोले बने का नाटक कर रही थी। यूना कहते कि देखो आज नहीं तो कल मिसेस शेन को पता चल जाएगा कि आखिर तुम किस टाइप की लड़की हो, तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है। इतने में यहाँ पर चान आता है जो कि आंटी और डेज़ी को दोनों को वार्निंग देकर यूना को लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड डेज़ी को पता था कि उसके फ्रेंड के घर पर यहाँ पर यूना की मम्मा एज ए नानी काम करती है, तो वो अपनी फ्रेंड को कॉल लगाकर सारी सेटिंग कर देती है। यूना जब घर पर जाती तो उसकी मम्मा घर पर थी। यूना कहती कि लगता है आज यहाँ पर ज्यादा जल्दी छुट्टी मिल गई है, बट अब यहाँ पर आंटी उन्हें बता दी कि नहीं, वो क्या है ना एक हल्की सी जगह बच गई थी जहाँ पर मैंने क्लीनिंग नहीं किया था, जिस वजह से मुझे वहाँ की यंग लेडी ने फायर कर दिया। पर तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द यहाँ पर कोई ना कोई जॉब दूसरा ढूंढ ही लूंगी। यूना यहाँ पर अपनी मम्मा से कहती कोई बात नहीं ना, ऐसी भी वो बेवकूफ वाली जॉब आप पर सूट नहीं होती थी, और आप प्लीज मेरे लिए यहाँ पर अपने हाथों का सबसे अच्छा वाला एग फ्राइड राइस बना दीजिए, मुझे खाने का बहुत मन कर रहा है। यहाँ पर उसकी मम्मा पर डिलीशियस एग फ्राइड राइस बनाती है। एंड यूना यहाँ पर अपनी मम्मा को आइडिया देती है रेस्टोरेंट सेटअप करने का, जहाँ पर वो उन्हें वो 1 मिलियन वाला कार दी थी जो कि वो कंपटीशन में जीती थी, पर आंटी वो लेने से मना कर दी थी, ये बोलते हुए कि तुम्हारे पैसे तुम खर्च करो, अगर जरूरत पड़ेगी तब मैं तुमसे हेल्प मांग लूंगी, बट आई थिंक तब तक के लिए मुझे यहाँ पर स्टॉल लगाकर काम चलाना होगा। फिर धीरे धीरे ये स्टॉल कैफे और कैफे एक रेस्टोरेंट में बदल जाएगा। एंड यूना भी यहाँ पर अपनी मम्मा की खुशी को देखते हुए बहुत खुश हो जाती है। एंड यहाँ पर उनके स्टॉल का फर्स्ट डे होता है। आंटी कहते कि रात हो गई बट अभी तक सिर्फ यहाँ पर हमारे पास 4 कस्टमर आए। यूना कहते कि इसमें क्या हो गया, आज पहला ही दिन था, एक दिन ऐसा दिन आएगा जहाँ पर 40 कस्टमर्स होंगे और एक दिन 400 से भी ज्यादा, तब आपको तो यहाँ पर डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इतने में यहाँ पर वो अपनी मम्मा से एक्स्ट्रा फ्राइड राइस बनाने के लिए कहती है, जहाँ पर वो नेक्स्ट इन सभी राइसेस को लेकर चली जाती है और अपने सभी फ्रेंड्स को अपनी मम्मा के न्यू स्टॉल के बारे में बताती है। ये सुनते हुए यहाँ पर निया उसे जज करने लगती है, तो फिर शिवना उससे बड़ा ही तगड़ा जवाब देती है, कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है मेरी मम्मा तुम्हारे घर पर ही काम किया करती थी, पर लगता है यहाँ पर तुम्हारी बैग की कंपनी बैंकरप्ट हो ही चुकी है, इस वजह से तुम्हें यहाँ पर स्टाफ को निकालना पड़ रहा है। ये सुनते ही यहाँ पर निया घबराने लग जाती है और कहती है कि बंद करो, तुम्हारी मम्मा को काम करना नहीं आता, इस वजह से यहाँ पर मैं फ्राइड राइस सेल कर रही हूँ और ऐसे भी इतनी चीप राइस कौन नहीं खाएगा। लेकिन इतने में यहाँ पर जी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आ जाता है, कहता है कि मैं खाऊंगा और मेरे दोस्त खाएंगे, और खबरदार अगर किसी ने इस फ्राइड राइस को चीप कहा तो। जिसके बाद में यहाँ पर जी खुद और अपने सभी फ्रेंड्स को यहाँ पर फ्राइड राइस देता है, जहाँ पर सब इस राइस को खाते उस राइस की कंटिन्यूसली तारीफ करते हैं। और ये चीज़ देखकर यहाँ पर निया और डेज़ी जेलस फील कर रहे थे, जहाँ पर निया उसकी मम्मा पर एलिगेशंस लगाने लग जाती कि वो चोरी का काम करती है। तो यूना चली जाती है उसका जवाब देने के लिए, पर डेज़ी उसे रोकने लगती है। तभी यहाँ पर यूना उसी थप्पड़ मार देती है, कहती कि ठीक है तुम निया को बचाना चाहती हो तो फिर खुद ये थप्पड़ खाओ, और ऐसे भी मुझे पता है तुम दोनों का क्या करा है, तुम दोनों की वजह से यहाँ पर मेरी मम्मा को जॉब से फायर कर दिया गया है। लेकिन अच्छी बात है अब यहाँ पर वो खुद की मालकिन है। और दूसरे यहाँ पर रात को वॉक करते हुए यूना और जी जा रहे होते उसकी मम्मा के स्टॉल के यहाँ पर, लेकिन आज से यहाँ पर बहुत लंबी लाइन थी, जहाँ पर जी कहते कि लगता है आज तुम्हारी मम्मा से मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर घर जाते यहाँ पर आंटी बता रही होती कि आज से उन्होंने यहाँ पर अपनी मंथली सैलरी से भी
ठीक ना गुना काम किया है, जो सुनते ही यहाँ पर वो तीनों के तीनों बहुत खुश होते हैं। एंड आंटी यहाँ पर यूना को थैंक यू भी बोल रही थी और उन्हें अपना लकी स्टार मान रही थी। ली कहता है कि मॉम, जब से यूना आई है तब से आप हम तीनों भाइयों को तो भूल ही गई हो। और इस बात को सुनते तीनों हंसने लग जाते हैं। जी भी यहाँ पर अपने बड़े भाई चान के लिए वो फ्राइड राइस लेकर आ जाता है, तो वो बता रहा था कि मैं स्टॉल से लेकर आया हूँ। स्टॉल वाला वर्ड सुनते ही यहाँ पर अचानक से कहते हैं कि देखो कितनी बार कहा है, स्टॉल के फूड यहाँ पर कभी कभार अच्छे नहीं होते तो मैं नहीं खाना चाहिए। जी बोलता है कि अरे ये मेरी फ्रेंड के यानी कि यूना के मम्मा के स्टॉल से लाया, उसकी मम्मा सच में बहुत डिलीशियस फ्राइड राइस बनाती है, खाना है तो खाओ वरना मैं शार लेकर आकर पूरा खत्म कर दूंगा। यूना का नाम सुनते ही यहाँ पर अचानक से टेस्ट करता है और अपने असिस्टेंट को कॉल कर कहता है कि नेक्स्ट डे से यहाँ पर मेक श्योर करना कि हमारे कैंटीन का खाना यहाँ पर मैंग फैमिली की ओर से आना चाहिए, यानी कि यूना की मम्मा के स्टॉल के यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे स्कूल के बाहर चान यूना का इंतजार कर रहा था। यूना कहते कि तुम कैसे हो? वो कहते कि मैं ठीक तो हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। मैं एक न्यू गेम को डिजाइन कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे चाहिए कि तुम उसके लुक को डिजाइन करो। यूना मना कर देती है बताते हुए कि उसे डिजाइन का इतना नॉलेज नहीं है। चान पूछता कि अगर देखा जाए तो तुम्हारी कैलीग्राफी बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो इस हिसाब से तुम्हारे डिजाइन भी अच्छे होने चाहिए। और ऐसे भी मैं फ्री में थोड़ी ना काम करवाऊंगा, मैं यहाँ पर तुम्हें कमीशन भी दूंगा। तुम चाहो तो आराम से अपने डिजाइन एरियाज को और आइडियाज को प्रपोज कर सकती हो, जिसके बाद में यहाँ पर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पर सभी लोग उस लग्जरियस कार को देखकर देखते रह जाते हैं और यहाँ पर जी सोचा था कि आखिर ये कार मेरे बड़े भाई की कार की जैसी क्यों लग रही है। एंड जैसे वहाँ पर यूना आती है वैसे यहाँ पर वो पहचान जाता है। वो उसे कहता है कि ये रखो कार, इसके अंदर कुछ पैसे हैं, जितना यूज करना चाहती हो कर सकती हो। यूना कहते कि तुम मुझे क्यों पैसे दे रहे हो, तो भी ऐसे ही। जी बोलता है कि तुम्हें पता है अंदर कार में यहाँ पर चान है जो कि मेरा भाई है, और तुम सोचो कि अगर वो अच्छा पसंद तो बिल्कुल नहीं, लोग उसे यहाँ पर चलता फिरता डेविल बुलाते हैं। यूना यहाँ पर हंसने लगती है और यहाँ पर उससे वो डिजाइन का प्रपोजल बता रही थी, जो देखते ही यहाँ पर जी इम्प्रेस हो जाता है। कहता है कि मानना पड़ेगा, तुम सच में यहाँ पर बहुत स्मार्ट हो कि मेरा भाई पर्सनली यहाँ पर तुम्हारे साथ पार्टनर करने के लिए आया है। यूना बाद में यहाँ पर कंपनी में चली जाती है अपने डिजाइन को लेकर, जहाँ पर तो चांद बहुत इम्प्रेस होता है। पर इतने में यहाँ पर हम देखते हैं जाओ को, जो कि गुस्से में आ जाता है। एंड ये होता है चांद का कजिन, जहाँ पर आते हैं उन दोनों के बीच मारा पिटी हो जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर यूना को पर्सनली ड्रॉप करने जाता है। डेज़ी आते ही यहाँ पर यूना से चिपकना शुरू करती है। यूना को पता था कि ये सब कुछ यहाँ पर वो चांद की वजह से कर रही है, इसलिए वो उसे कहते कि देखो तुम मेरी ना सिस्टर हो और ना मेरी दोस्त, तो स्कूल की तरह मुझसे दूरी बनाए रखो तो बेहतर होगा। एंड यहाँ पर वो चांद के साथ चली जाती है जहाँ पर जाओ गुस्से में पीछे से आ रहा था। तब यहाँ पर वो डेज़ी से पूछता कि क्या तुम उस लड़की को जानती हो, और उस लड़के को। डेज़ी यहाँ पर समझ जाती कि जरूर ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। एंड यहाँ पर वो उससे क्लोज होने की कोशिश करने लगती है, जिसके बाद यहाँ पर जाओ आ जाता है स्कूल के साइड पर यूना से बात करने के लिए। जी यहाँ पर उसे देखते तुरंत यूना को लेकर दौड़ने वाला था, पर यूना यहाँ पर उसे रोक लेती है। एंड जावा चाहता था कि यहाँ पर वो यूना के साथ लंच करे, बट यहाँ पर कंप्लीट मना कर जी के साथ चली जाती है। एंड यहाँ पर जाओ फिर बाद में डेज़ी को कहता है कि इस दिए गए एड्रेस पर यूना को 15 डेज बाद भेज देना, और मैं यहाँ पर तुम्हारे अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर दूंगा ये सारा काम करने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर वो यूना को उल्लू बनाते हुए उसे एक होटल में लेकर जाना चाहती थी। यूना सोचते कि मैं भी देखती हूँ कब तक ये लड़की मुझसे झूठ बोलती है। एंड वो यहाँ पर उसके साथ उस होटल में चली जाती है, जहाँ पर डेज़ी उसे वहीं पर बंद कर चली जाती है। यूना यहाँ पर कॉल लगा लेती है तुरंत ही चांद को एंड बता रही थी कि आते वक्त मैंने यहाँ पर तुम्हें देखा था, तुम इसी होटल में हो। एंड यहाँ पर मैंने डेज़ी और जा के चैट्स पर लिए थे, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ हैकिंग सिस्टम की मदद से उनके फ़ोन को हैक किया है, और वो लोग यहाँ पर हम दोनों को एक साथ ड्रग्स देना चाहते, जिसकी वजह से हम अनकॉन्शियस हो जाए और तुम्हारे फियांसे यहाँ पर तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ दे। और उसने यहाँ पर डजन्स ऑफ रिपोर्टर्स को भी बुला कर रखा है। ये सारी बातें जानने के बाद तो चान यहाँ पर उसे सचमुच बहुत इंप्रेस हो जाता है, और वो उसे बताता है कि यहाँ पर मेरी कोई फियांसी नहीं है। जिसके बाद में उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम सेफली घर पहुँच जाओगी। एंड बाद में यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करा कर उसी की चाल यानी कि यहाँ पर से कजिन जाओ की चाल उस पर आजमाने के लिए कह देता है। यूना घर पर होती है जहाँ पर ली न्यूज़ को पढ़ रहा था, और न्यूज़ में यहाँ पर जाओ के सारी की सारी अफवाहें जो थी वो आ जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो डजन्स ऑफ लड़की के साथ एक ही रूम के अंदर पाया गया है। यूना समझ जाती कि सब कुछ यहाँ पर चांद नहीं किया होगा।
वही दूसरा यहाँ पर फाइनली आ जाते हैं यूना के बाकी के दो ब्रदर्स, जिनका नाम यहाँ पर सबसे वाले का लीन होता है और सेकंड वाले का लू होता है। तब यहाँ पर वो लोग आते ही डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। आंटी और ली उन दोनों को कह रहे थे कि तुम्हारी सिस्टर तो मैं इतने सालों बाद मिली है, तो तुम लोग यहाँ पर कोडली बस बैठे रहोगे। बट लू और लीन यहाँ पर कुछ बोलने के लिए रेडी थे ही नहीं। इतने में यहाँ पर एक और पर्सन आ जाता है, जो कि यहाँ पर यूना का ब्रदर ही होता है, यानी कि शेन फैमिली का बेटा। तब यहाँ पर वो लोग बात करने के लिए बाहर की ओर चले जाते हैं। यहाँ पर जिन यूना से माफी मांग रहा था, बिकॉज यहाँ पर वो तभी ऑस्ट्रेलिया में था अपने बिजनेस पर्पस को लेकर, जब यहाँ पर यूना के साथ ये सब कुछ हो रहा था। वही दूसरे में यहाँ पर देखते लीन कॉर्लू को, जो कि अपनी मम्मा को और अपने सबसे छोटे भाई को समझा रहे थे कि हमें यूना के ऊपर इतना इजीली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर वो लड़की ट्रस्टेबल नहीं है। और ऐसा वो लोग बोलकर तुरंत ही वहाँ से चले जाते। एंड यूना को और जन को एक साथ बात करते हुए देखकर अपनी एक्सपेक्टेशंस और भी खोते थे। वह दूसरा यूना जिनको समझा रही थी कि अब यहाँ पर वो शेन फैमिली का हिस्सा नहीं है, इससे यहाँ पर वो उस फैमिली में वापस नहीं जाना चाहती, बिकॉज यहाँ पर वो अपनी खुद की फैमिली के साथ बहुत खुश है और जिनको भी यहाँ पर अपनी फैमिली और अपने न्यू सिस्टर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यूना जैसी घर पर जाती वहाँ पर सभी लोग जा चुके थे, तो वो लोग यहाँ पर यूना को कंसोल करने लगते हैं। यूना कहती कोई बात नहीं, ट्रस्ट गेन करने में थोड़ा टाइम तो जरूर लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं जिनको जो कि घर पर जाता है, तब यहाँ पर डेज़ी उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। जिन कहते कि जरूरत नहीं है इतना कोशिश करने की, ऐसे भी तुम सिस्टर हो, सिस्टर बनकर रहो, और तुम कभी भी यहाँ पर यूना की जगह नहीं ले सकती हो। मुझे भी पता है कि यहाँ पर तुमने यूना को स्कूल में कितना नीचा दिखाने की कोशिश की है, और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम बंद कर कर एक नॉर्मल और एक अच्छी इंसान बन जाओ। जिसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। एंड यूना यहाँ पर हॉस्पिटल गई हुई थी लू के साथ अपनी मम्मा का रिपोर्ट सुनने के लिए। तब यहाँ पर लू एज ए इंटर्न उस हॉस्पिटल में काम कर रहा था। इतने में यहाँ पर एक पेशेंट का फादर आकर लू को मारने के आ रहा था, बिकॉज यहाँ पर उसके फादर के अकॉर्डिंग उसके बेटे की जान और सर्जरी में डिस्प्लेसमेंट लू की वजह से हुए हैं। लू समझाने की कोशिश भी कर रहा था कि यहाँ पर मैं एज ए इंटर्न वर्क कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर सर्जरीज को एंड करता हूँ, उन्हें शुरू और उन्हें परफॉर्म नहीं करता हूँ। तब यहाँ पर यूना समझ जाती कि जरूर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तब वहाँ के वो जीन से उस रूम का सीसीटीवी फुटेज मांगती है। तब जीन यहाँ पर कह रहा था कि माफ करना, फुटेज हम यहाँ पर 24 आवर्स में खत्म कर देते और डिलीट कर देते पेशेंट्स की ट्रांसपेरेंसी और यहाँ पर प्राइवेसी के लिए। तब यहाँ पर यूना उनके लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर वो कोडिंग करना शुरू करती है, जहाँ पर वह इस फुटेज को रिकवर करते हुए सब कुछ बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर डीन की गलती की वजह से यहाँ पर सारा का सारा इंजाम लोग के ऊपर लग रहा है। उस समय वहाँ पर जिन भी था, जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है और यहाँ पर उस डीन को पुलिस के हवाले करने के लिए बोल देता है। बाद में यहाँ पर लू यूना से माफी मांग रहा था और कह रहा था कि देखो, मुझे यहाँ पे लग रहा था कि शायद तुम कभी नहीं बदल सकती, पर तुम सचमुच बदल सकती हो। यूना कहते कि बदल सकती हो क्या होता है, मैं तो ऑलरेडी बदल गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपका ट्रस्ट जीत कर रहूंगी। लियो दोनों को साथ में लेकर सोचते कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, और यूना मुझे तुम यहाँ पर स्कूल ड्रॉप भी करने जाना है। तब यहाँ पर लू कहता है कि बस अब से काम मेरा होगा। आइले चिल्लाने लग जाते कि सारा काम मेरा है, तुम आकर यहाँ पर मेरी पोजीशन को नहीं छीन सकते हो। जहाँ पर यूना और लू हंसते हुए चले जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर जिन और डेज़ी के बीच में घर पर झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर आंटी आकर उनके झगड़े को सॉल्व करती है। बट यहाँ पर जिन सारी की सारी डेज़ी की पोल खोल कर रख देता है कि किस तरीके से यहाँ पर डेज़ी की वजह से यूना स्कूल में सफ़र कर रही है, और अभी तक यहाँ पर यूना ने क्या कुछ नहीं सहा है, सिर्फ और सिर्फ डेज़ी की वजह से। वही दूसरी यहाँ पर डेज़ी अपनी मम्मा से ढेर सारे पैसे मांगने लग जाती है, वो भी इन मिलियंस। आंटी के पूछने पर यहाँ पर वो उन्हें बताती नहीं है, कहते कि मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, आप मुझे भरोसा कर सकते हो। जहाँ पर आंटी उसे मिलियंस में पैसे देने के लिए रेडी हो जाती है। नेक्स्ट डे जाकर यहाँ पर वो ली से बात करने की कोशिश करती है ताकि वो ली को सड्यूस कर सके, बट ली तो यहाँ पर उसे भाव देता ही नहीं है, उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को, जो कि यहाँ पर गुस्से में आकर कॉल लगा लेती है साओ को, और साथ ही साथ यहाँ पर एक किडनैपर को भी। इतने में हम यहाँ पर यूना को देखते हैं, जो कि चली जाती है चांद से मिलने के लिए। एंड यहाँ पर वो चांद को वो प्लेन वाले इवेंट के बारे में फाइनली बता ही देती है। पर जैसे यूना को याद आता है कि अभी भी यहाँ पर चांद की जान खतरे में है और उन्हें यहाँ पर उस पर्सन का पता लगाना है जो कि उसके जान के पीछे पड़ा हुआ है। तभी यहाँ पर वो दोनों एक साथ में डेज़ी और जाओ को देखते, पर चांद यहाँ पर उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। चांद और यूना चले जाते हैं यहाँ पर ग्रैंडपा से मिलने के लिए, जहाँ पर जाओ दो डेज़ी को लेकर आ गया था। इतने में यहाँ पर आंटी अपने बेटे के टूटे हुए पैर देखकर सारा इंसान चांद के ऊपर लगा रही होती है। तब यहाँ पर चांद ग्रैंडपा को उस दिन की सारी सच्चाई बता रहा था, जिसके बाद में आंटी यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है। ग्रैंडपा कहते कि फिक्र मत करो, ये दोनों हमारे इसी घर के पीछे है,
हम अपने रेपुटेशन को इतना जल्दी डाउन होने देने नहीं दे सकते। इतने में यहाँ पर बड़ी चालाकी से यूना उसके हेयर के सैंपल्स ले लेती है जेने टेस्ट करवाने के लिए। इतने में यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेजी यहाँ पर जाओ के साथ जानबूझकर आई है अपनी प्रेगनेंसी को फेक करते हुए, ताकि यहाँ पर वो जाओ को सारी की सारी कंपनी एक्वायर करने के लिए हेल्प कर सके। ग्रैंडपा यहाँ पर अलग से स्पेशली छान कर बुलाते हैं। अनस से बता रहे थे कि नाइट्स वाली कंपनी और मेरी जितनी भी चीज़ें वो सब कुछ यहाँ पर तुम्हारे हवाले होने वाली है। ये बातें जाकर यहाँ पर वो यूना को बताता है एंड यूना यहाँ पर उसे डेजी की फेक प्रेगनेंसी के बारे में बता रही होती है। जान कहता है कोई बात नहीं, ग्रैंडपा के पास इनफ ब्रेन्स हैं जहाँ पर उन्हें पता है कि भले ही वो प्रेग्नेंट हो या ना हो, उससे उन्हें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, बल्कि कंपनी यहाँ पर किस पर्सन के हाथ में जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाद में यहाँ पर डेजी और जाओ चले जाते हैं ग्रैंडपा को कन्विंस करने के लिए। ग्रैंडपा को यहाँ पर अच्छे से पता होता है कि जाओ यहाँ पर किस चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है। तब ग्रैंडपा यहाँ पर उस बात को लेकर कन्फ्रंट करने लगता है एंड तब यहाँ पर यूना आकर डेजी की फेक प्रेगनेंसी के बारे में बता रही थी। यूना यहाँ पर बड़ी कॉन्फिडेंटली उन्हें सब कुछ बताई थी, बट डेजी यहाँ पर इस पर एलिगेशंस लगाने लग जाती है कि वो मेरी एक्स सिस्टर है, वह जानबूझकर ऐसा कर रही ताकि यहाँ पर मेरी रेपुटेशन को डाउन कर सके। ग्रैंडपा कहते कोई बात नहीं, रिपोर्ट मैं यहाँ पर खुद निकलवा लूंगा, लेकिन जाओ यहाँ पर तुम इस कंपनी को डिजर्व करते ही नहीं हो, बिकॉज तुम यहाँ पर सिर्फ पैसे के भूखे हो, ना कि यहाँ पर कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हो और लोगों की मदद करना चाहते हो। वही नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रैंडपा रिपोर्ट मैं यहाँ पर खुद निकलवा लूंगा, लेकिन जाओ यहाँ पर तुम इस कंपनी को डिजर्व करते ही नहीं हो, बिकॉज तुम यहाँ पर सिर्फ पैसे के भूखे हो, ना कि यहाँ पर कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हो और लोगों की मदद करना चाहते हो। वही नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रैंडपा ने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को बैठाई थी फैमिली मेंबर्स के बीच में। तब यहाँ पर जाओ जो था डेजी को कोई तो पेपर्स पास करता है और उसे छुपाने के लिए कह देता है। ग्रैंडपा ने यहाँ पर इम्पोर्टेंट मीटिंग इसलिए बुलाई होती है बिकॉज यहाँ पर कल रात उन्हीं के घर में चोरी हुई थी। आंटी इन सभी बातों से डिनाई करने लगती है बिकॉज यहाँ पर इतने सारे बॉडी गार्ड्स है तो चोरी कैसे हो सकती है। ग्रैंडपा कहते कि सही कहा, अगर चोरी घर वाला करने वाला हो तो फिर यहाँ पर बॉडी गार्ड्स क्या ही कर सकते हैं। एंड बाद में आंटी यहाँ पर छान के पर इल्जाम लगा रही थी। यूना कुछ बोलने ही वाली थी कि यहाँ पर छान उसे रोक देता है। तब यहाँ पर ग्रैंडपा जाओ से सारी बातें पूछना शुरू कर देते, पर जाओ डेजी ऐसा करते कि जैसे भी उन्हें कुछ पता ना हो। यूना चली जाती यहाँ पर डेजी का बैग ओपन करने के लिए। तब यहाँ पर पता चलता है कि वही लोग थे जिन्होंने यहाँ पर ग्रैंडपा के इनहेरिटेंस के पेपर्स को चोरी कर लिया था, ताकि यहाँ पर वो उस सिग्नेचर को बदल कर नाम भी चेंज करवा सके, वो भी जाओ का। जिसके बाद में यहाँ पर जाओ को बहुत सजा मिलती है और आंटी यहाँ पर डेजी को गुस्से में थप्पड़ मारती है। ये कहते हैं कि मेरे बेटे की हालत ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारे बेवकूफ़ वाले आइडिया की वजह से हुई है। अब यहाँ पर उनके पास बस एक रास्ता बचता है, जो कि होता है यहाँ पर ग्रैंडपा की अनवांटेडली डेथ करना। जिसके बाद में यहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं ग्रैंडपा के कमरे में और नाइफ से यहाँ पर ग्रैंडपा को मारने लग जाते हैं। पर इतने में यहाँ पर पीछे से सभी लोग आते हैं, जहाँ पर उन सभी को रियल फेस नजर आ जाता है डेजी का और जाओ का। डेजी तो वहाँ से भाग जाती है घर पर मदद मांगने के लिए और यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि जाओ को गिरफ्तार करने के लिए आई थी। तब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस चीज़ को लेकर यूना को और तो और चान को पहले से ही हिंट मिल चुका था कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने सारी प्लानिंग ऑलमोस्ट पहले ही कर कर रख ली थी। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को, जो कि घर जाकर जिन से और अपनी मम्मा से हेल्प मांग रही थी, जहाँ पर जिन कहता है कि तुम यहीं पर रुको, पुलिस को तो मैं बुलाऊंगा कि तुम इसी घर पर रह रही हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपनी मम्मा से मदद मांगती रह जाती है और आंटी रोते रहती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जो कि अपनी एंटायर फैमिली के साथ और जान के फैमिली के साथ लंच करने के लिए आई थी। और तब यहाँ पर आ जाती है मिसेस शन यूना से माफी मांगने के लिए, ये कहते हुए कि डेजी को बस एक बार माफ कर लो, उसे यहाँ पर उस जेल से बाहर निकाल दो, वरना वो कभी बाहर नहीं आ पाएगी। और